वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में फिर से स्वागत है आप सबका। होप आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो अच्छे से और एकदम सटीक तैयारी कर रहे हो। आई होप इट। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा 18th चैप्टर जो है उपभोक्ता के बारे में, कि उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। यानी ये तीनों टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। एक तो उपभोक्ता और उसके अधिकार क्या होते हैं, फिर विधिक जागरूकता क्या होती है और सूचना का अधिकार क्या है। देखो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहला सेगमेंट हम बनाते हैं कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता का अर्थ होता है कीमत देकर किसी वस्तु को उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग करना यानी उस चीज का काम में ले लेना। ठीक है, ऐसे ही कोई उठा के भाग जाएगा वो चोर होगा, फिर वो उपभोक्ता नहीं होगा। ठीक है, अगर पेमेंट करके कीमत हम चुका देते हैं, उसके बाद में कोई चीज या कोई सेवा हम काम में लेते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। यानी कीमत देकर किसी वस्तु को उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। ए कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम्स a thing or service after paying for it. Okay, he or she should pay for it first just to be called a consumer. उपभोक्ता अधिनियम, अच्छा ये तो वो परिभाषा है जो हम नॉर्मली समझ सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। लेकिन अगर आपके प्रॉपर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम अच्छे से जवाब लिखना होता है। सबसे पहले ये लिख के और उसके बाद में बताना होगा कि उपभोक्ता अधिनियम 1986, अधिनियम क्या होता है, कोई कानून बनता है उसको अधिनियम कहते हैं। तो 1986 में जो उपभोक्ता कानून बना था, उपभोक्ता अधिनियम, उसके अनुसार उपभोक्ता कौन है, हर वो व्यक्ति जिसने किसी वस्तु या सेवा के बदले भुगतान कर दिया हो, मतलब पेमेंट कर दिया हो, या आंशिक भुगतान कर दिया हो और शेष भुगतान का वचन दिया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज लाते हैं और उसका डाउन पेमेंट करके आते हैं और बाकी की किस्तें निर्धारित कर लेते हैं। तो इस तरह का जो है वो कहलाता है आंशिक भुगतान कर दिया हो और शेष भुगतान का वचन दिया हो, मतलब उसे प्रॉमिस किया हो, और विलंब से भुगतान का वचन दिया हो। कई बार क्या होता है कि डाउन पेमेंट नहीं किया जाता, सिर्फ सीधी किस्तें चुकाई जाती है, या ये कह दिया जाता है कि भाई आपको महीने भर बाद इसका पेमेंट मिल जाएगा। तो यानी अगर उस व्यक्ति ने भी कोई चीज खरीदी है जिसने अभी उसका भुगतान या पेमेंट नहीं किया है, बाद में करेगा, तो वो भी उपभोक्ता ही कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर एक्ट 1986, द पर्सन who has paid for a thing or service is called consumer, or who has made a partial payment and has promised for the rest, और बाकी के लिए जिसने प्रॉमिस कर दिया हो, या has made a commitment to pay, या फिर कमिटमेंट कर ही दिया हो कि भाई आपको इतने दिनों में पैसे मिल जाएंगे। तो हर वो व्यक्ति जो इस तरह से किसी भी प्रकार से किसी चीज को काम में लेता है और बदले में या तो पूरा पेमेंट हो गया, या आधा हो गया, आधे का प्रॉमिस हो गया, या फिर पूरे ही पेमेंट का प्रॉमिस हो गया है, तो वो उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाएगा। अब एक सवाल और उठता है कि व्यक्ति कौन, व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक इंसान से थोड़ी लेंगे। तो इसी एक्ट में लिखा गया है कि व्यक्ति कौन हो सकता है, या तो कोई पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म हो सकती है। फर्म ऐसी इकाई को कहते हैं जो कि बिजनेस के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, बिजनेस के लिए बनाई गई इकाई हमेशा फर्म कहलाती है। या वो संयुक्त हिंदू परिवार हो, पूरा परिवार भी व्यक्ति के दायरे में आता है। एक इंसान तो आता ही, अगर एक इंसान ने कुछ खरीदा है तो पूरा परिवार भी कई बार उसके दायरे में आता है, व्यक्ति के दायरे में। कोई सहकारी संस्था हो तो वो भी व्यक्ति के दायरे में आएगा, या कोई पंजीकृत या अपंजीकृत संघ हो। देखो फर्म और संघ में फर्क क्या है, फर्म बिजनेस के लिए बनाई जाती है जो कि आगे जाकर प्रॉफिट के सिद्धांत पर काम करेगी, लाभ के सिद्धांत पर काम करेगी। लेकिन जो संघ बनाया जाता है वो बिजनेस के लिए नहीं बनाया जाता। कुछ व्यक्ति आपस में मिलते हैं और या तो समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, या किसी वर्ग के हित के लिए वो काम करेंगे, तो वो प्रॉफिटेबल संस्था नहीं होगी, उसे भी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है। यानी अगर एक व्यक्ति के साथ साथ एक इंसान, इंडिविजुअल के साथ साथ ये सब भी किसी चीज को काम में लेते हैं तो वो भी व्यक्ति या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। हु इज द पर्सन इज द मेजर क्वेश्चन नाउ। तो who can be a person, registered or unregistered firm, associated Hindu family, cooperative societies and registered or unregistered associations will also be counted or determined as a person. Okay? अब उपभोक्ता 2 तरह के होते हैं, एक तो किसी वस्तु का उपभोग करे और दूसरा किसी सेवा का उपभोग करे।
ठीक है। कंज्यूमर्स कैन बी द कंज्यूमर ऑफ गुड्स और अ कंज्यूमर ऑफ सर्विस। सर्विस का उपभोक्ता कैसे कहलाएगा? देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं, बदले में हम क्या करते हैं, उनको फीस देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या खरीदा? हमने डॉक्टर से तो कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ उसकी जानकारी ली, राय ली, तो वो सर्विस हो गया। आप पढ़ते हो, आप स्कूल में फीस भरते हो, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो आप सर्विस ले रहे हो उनकी, तो उसके बदले में पे कर रहे हो, तो ये कहलाते हैं सेवा के उपभोक्ता। और वस्तु का उपभोक्ता तो आप समझ ही सकते हैं कि पैसे दिए कोई चीज खरीदी, सब्जी खरीदी आपने, खाने पीने का कोई सामान खरीदा, या घर में काम में लेने का कोई सामान खरीदा, तो दोनों तरह की चीजें अगर हम खरीदते हैं और बदले में पेमेंट करते हैं, बदले में हम भुगतान करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो उपभोक्ता कहलाएंगे। तो ये उपभोक्ता की जानकारी है। देखिए, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, अगर क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो उपभोक्ता होता कौन है, फिर उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार ये उपभोक्ता होता है, और इसमें भी व्यक्ति कौन है? व्यक्ति ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी आपकी एक परफेक्ट परिभाषा है, क्योंकि आपकी बुक में भी पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह से दिया हुआ है और आपको इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। हमें पता चल गया कि उपभोक्ता होते कौन है। अब उपभोक्ता शोषण क्या होता है? देखो, शोषण क्या होता है? किसी से जो है ऐसा फायदा उठाना कि उसको सामने वाले को नुकसान पहुंचे, या अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, वो होता है शोषण। तो उपभोक्ता का शोषण जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो वस्तु खरीदते समय या सेवा लेते समय। अगर वस्तु खरीदते समय तोल, मात्रा, वजन या माप में कमी दे दी जाए। अब बेचा जा रहा है कि 1 मीटर कपड़ा है और उसको अगर वो 95 सेंटीमीटर ही बेचेगा, तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर्स का तो उस उपभोक्ता को नुकसान है, ठीक है ना। तो तोल, मात्रा, वजन या माप में कमी, किस्म का सही नहीं होना। अब बोल तो दिया है कि आपको बासमती चावल दे रहे हैं और दे देते हैं दुबार या तिबार, और कई बार उपभोक्ता को पता भी नहीं होता है, तो किस्म सही नहीं देना, ये भी एक तरह से शोषण है। अशुद्धता या मिलावट, मिलावट तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो आप चीज खरीद रहे हो उसमें अगर जानबूझ के अशुद्धता डाली जाए ताकि उसको तोल में वो ज्यादा आ जाए और इस तरह से, तो वो भी शोषण के दायरे में आता है। ज्यादा मूल्य लगाना, जो पैकेजिंग का मूल्य होता है उसको छुपा देना और ज्यादा मूल्य लगाना। दोषों को जानबूझ के छिपाना, कई बार क्या होता है, पैकेजिंग पर लिखा होता है कि इस चीज को खाने से या कंज्यूम करने से ये दोष हो सकते हैं, और दुकानदार द्वारा वो छिपा दिए जाते हैं, वो दोष हमें बताए नहीं जाते और बाद में पता चलता है, तो वो भी उपभोक्ता का शोषण होता है। सो अकॉर्डिंग ऑफ गुड्स, व्हाट इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए कंज्यूमर? फर्स्ट, डिक्रीज इन क्वालिटी, वेट एंड मेजरमेंट। Then, not to be a good brand. He is telling about a brand which is known to be something else, and the brand which is sold is something else. Impurity or adulteration. Then, more than fixed price, taking a price which is more than fixed price and deliberately hiding the defects of the thing which is consumed by the consumer. सेवा में क्या प्रॉब्लम हो सकती है या शोषण किस प्रकार किया जा सकता है? सेवा गुणवत्ता युक्त ना होना, जिस सेवा के लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो सेवा आपको वैसी ना मिलना, कम सेवा प्राप्त होना। जैसे आपने अगर किसी से कहा है, किसी गाड़ी को हायर किया है, ऑटो वाले को हायर किया है कि भाई मुझे इतनी दूर तक जाना है, और वो उतनी दूर नहीं छोड़ के आपको उससे पहले ही छोड़ दे कि बस भाई यहीं तक ऑटो जाएगा, तो आप क्या उसे क्या मानेंगे? तो इस तरह से अगर जितनी आप सेवा के लिए पेमेंट करते हो उतनी नहीं दी जाए, उससे कम दी जाए या अच्छी क्वालिटी की ना हो, तो वो भी शोषण माना जाएगा। असुरक्षित या दोषयुक्त सेवा, आपको जो सेवा दी गई है उससे बजाय आपको फायदा होने के दोष हो रहा है, उस सेवा में डिफेक्ट्स हैं, तो वो भी शोषण है। अगर आपको लाभ के स्थान पर हानि हो रही है तो वो भी शोषण है। और अगर उस सेवा से शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक क्षति हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो वो भी शोषण माना जाएगा। Not providing quality service is an exploitation of consumer. Then unsafe and faulty service, physical, mental or intellectual damage will also be determined as the exploitation of that consumer. शोषण के कारण क्या है? अब शोषण तो हो जाता है, हमने देख लिया कि शोषण हो गया और ऐसे ऐसे हो गया। क्यों होता है शोषण? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो बिना जांच किए, बिना ध्यान किए खरीद लेते हैं। कई बार हमने कोई चीज खरीदी और ये देखा ही नहीं कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, तो बेचने वाला आपको क्यों बताएगा? वो तो सिर्फ आपका अपना फायदा देख रहा है। तो हमें खुद को भी अवेयर रहना होता है। तो शोषण में सबसे पहला कारण ये है कि ध्यान दिए बिना किसी वस्तु को खरीद लेना।
सही वस्तु या सेवा का चयन ना करना। आप सेलेक्ट करते हो, आपके सामने 10 ऑप्शन है, उसमें से आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और आपने गलत चीज सेलेक्ट कर ली तो, और उस दुकानदार ने या बेचने वाले ने आपको सही राय नहीं दी, तो वो भी शोषण की वजह बन सकता है। जानकारी का अभाव, पूरी तरह हर उपभोक्ता को, हर ग्राहक को हर चीज की जानकारी नहीं होती है। प्रचार पर विश्वास कर लेना, कई बार ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो एडवर्टीजमेंट का प्रोपेगेंडा है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ टीवी में तो इतना अच्छा बता रहा था, या फिर मैंने तो सुना है कि भाई ये इतना अच्छा है, होर्डिंग पे देखो कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ प्रचार पर विश्वास करके हम कोई चीज खरीद लें तो वो भी हमारा शोषण ही है। फिर रसीद आदि प्राप्त न करना, ये सबसे बड़ा कारण है उपभोक्ता के शोषण का। हम अगर कोई चीज खरीदते हैं और उसके बदले में रिसीट या बिल या इस तरह की कोई भी चीज अगर प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं डिलिबरेटली, तो वो दुकानदार के लिए तो वैसे भी फायदा है कि उनको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए ज्यादा नुकसान है कि कल को अगर वो चीज खराब निकल जाती है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि हमने उसे वहां से खरीदा है, इससे खरीदा है, इतने में खरीदा है, ठीक है। उपभोक्ताओं का संगठित ना होना, ये भी एक बड़ा कारण है कि उपभोक्ताओं का प्रॉपर कोई संगठन बना हुआ नहीं है। और शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं, हमने देखा कि जब कोर्ट्स में मामले जाते हैं तो वो लंबे खिंचते चले जाते हैं, तो ऐसे में भी कई बार लोग जो है वहां पहुंचते नहीं है अपनी शिकायतों को लेकर। So reasons of consumer exploitation can be first, purchase without regarding the thing, and the quality of the thing or services can be the most appropriate reason for the exploitation. Not selecting correct good or services. Then being uneducated of the consumers, believe in the advertisement only. It is a main reason for the exploitation, that we always believe deliberately on the advertisement and what is told to us or what we have seen on an hoarding. So we have to be smart when we buy something or when we purchase something. No receipt is taken while purchasing. Then unorganized consumers and not taking a quick decisions on the complaints are the main reasons behind the consumers are being exploited. तो ये उपभोक्ता शोषण दो तरह का होता है, या तो आप वस्तु ले रहे हैं तब शोषण, या आप सेवा खरीद रहे हैं तब शोषण, और ये है उसके कारण। अब देखते हैं कि उपभोक्ता को अधिकार क्या प्राप्त है। शोषण हमने देखा कि शोषण कैसे हो जाता है और उसके कारण क्या है। अब शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध कुछ अधिकार भी प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले भारत में उपभोक्ता अधिकारों की शुरुआत की गई थी 1930 में माल विक्रय अधिनियम के द्वारा। माल विक्रय अधिनियम मतलब उस समय सिर्फ बात की गई थी कि जब चीजों का बेचना या खरीदना होता है तो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसमें सेवाओं को भी शामिल किया गया। इससे पहले सिर्फ बात होती थी कि कोई चीज बेची गई है, खरीदी गई है, तो उसको इस कानून के अंतर्गत लाया जाएगा। लेकिन 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसमें सेवाओं को भी इसके अधीन लाया गया। तो इसके जो 6ठी धारा है उसके अंतर्गत कुछ अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला, परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। परिसंकटमय माल का मतलब होता है खतरनाक। आपके लिए कभी कभी कोई चीज खतरनाक होती है लेकिन वो आपको बताई नहीं जाती, ठीक है ना, उसको जानकारी आपको दिए बिना आपको बेच दी जाती है, और फिर जब आप उसका उपभोग करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मुश्किलें आती है आपके सामने। तो ऐसा कोई माल अगर आपको बेचा गया है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में केस कर सकते हो, उपभोक्ता फोरम में। दूसरा, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार का अर्थ है कि कोई भी चीज अगर आपको बेची जा रही है या सेवा दी जा रही है तो उसके बदले में आपको पहले पूरी सूचना दी जाएगी, कितने में दी जाएगी, क्या उसके आगे का प्रोसेस होगा, या अगर सेवा आप ले रहे हो तो किस हद तक आपको सेवा वो प्रदान की जाएगी, ये सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सूचना के अधिकार में है। फिर है प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर माल या सेवा प्राप्त करने का अधिकार। देखिए ये एक चॉइसेस बिल्कुल कंज्यूमर को ही दे दी गई है, ये बिल्कुल उपभोक्ता को दे दी गई है कि अगर आपको लगता है कि डिफरेंट प्राइसेस हैं तो आप पहले जानो कि किसकी कितनी कीमत है और बदले में हमें क्या मिल रहा है, और उसके अनुसार खुद ही डिसाइड करो कि आपको कौन सी चीज खरीदनी है। इसको कहते हैं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर माल या सेवा प्राप्त करने का अधिकार। उचित फोरम में सुनवाई का अधिकार।
अब अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, उपभोक्ता का शोषण हो गया है, तो उसके विरुद्ध कहाँ जाके उपभोक्ता वाद करे, ये भी पूरा अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है कि कोई भी फोरम जो बनाया गया है आपके लिए, जो सही फोरम है, आप जाके उसी में केस कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। फिर है शोषण के विरुद्ध पारितोष प्राप्त करने का अधिकार। शोषण के विरुद्ध पारितोष का मतलब है एक्सप्लॉइटेशन हो गया, आपका शोषण हो गया, आपके साथ कुछ गलत हो गया और आप उसके विरोध में किसी फोरम में भी चले गए। अब अगर ये प्रूव हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि उपभोक्ता का शोषण किया गया है, तो उस उपभोक्ता को अपने मानहानि या अपने बचाव के लिए या जो भी हानि हुई है उसके विरुद्ध कोई ना कोई पारितोष या कोई भी तरह की कंसेशन राशि प्राप्त करने का अधिकार है। फिर उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, और इसी शिक्षा के तहत देखिए बच्चों, आपको भी दी जा रही है शिक्षा, 10वीं में भी ये पढ़ाया जाना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये शिक्षा सबको दी जाएगी और इसी शिक्षा के अधिकार के तहत आपको आपके एसएसटी में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि उपभोक्ता क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं। सो द फर्स्ट रूल for consumers right was made in 1930, named Sale of Good Act, but only goods were included in this act, services are still excluded. Okay, but in 1986 Consumer Protection Act was made and services also be included in that act, and this act, according to this act, it can be said that right to safety is the first right for consumer. Right to safety means against any hazardous thing or any hazardous services he had brought or he had consumed, he has consumed, so he had the right to safety. Then right to information, to get each and every information about that service or about that good. Right to get goods or services at different competitive price. It is on full choice of that consumer, whatever the thing or whatever the price he or she wants to consume that thing. Right to hearing before proper forums. Forums are made for the consumers, and it is the consumer's right to hearing before proper forum. Right to seek redressal against unethical exploitation. Okay, he or she had exploited. Now what? Now he has the right to seek redressal. Redressal means it can be a concession in money, or it can be compensation, any kind of compensation he or she wants. Then right to seek readdressal against unethical exploitation, and right to get consumer education. Okay, these are the rights for a consumer. तो ये हैं उपभोक्ता के अधिकार। देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो आप ये सोच सकते हो कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है, और आपके ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पूरा ही पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जो भी पॉइंट्स आपको समझाए जा रहे हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या है, मतलब एक उपभोक्ता को शोषण से बचने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रॉपर बिल या रिसीट जो भी है वो ले लेनी है। जब बिल नहीं लिया जाता, रिसीट नहीं ली जाती, तो वहीं से शोषण की शुरुआत हो जाती है। पूरी जानकारी लेना, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो पूरी जानकारी उस चीज के बारे में या सेवा के बारे में पहले ही ले लेनी चाहिए। ये उपभोक्ता का एक बड़ा कर्तव्य है। श्रेणीकरण का ध्यान रखना चाहिए कि श्रेणीकरण क्या होता है। सरकार या कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं हैं वो हर चीज या हर वस्तु पर कुछ मार्किंग्स देती है, जैसे आईएसओ मार्किंग होती है, आईएसआई मार्किंग होती है, एफडीआई की मार्किंग होती है, एफएसएसआई की मार्किंग होती है। तो ये जो मार्किंग्स दी होती है कि जो भाई आप देखा होगा आपने, जब आप कोई चीज खाने की खरीदते हो तो अगर वो वेज है तो उसके ऊपर एक ग्रीन डॉट लगा हुआ है, अगर वो नॉन वेज है तो उसके ऊपर एक रेड डॉट लगा हुआ होता है। तो ये इस तरह की मार्किंग सरकार द्वारा की जाती है। उस मार्किंग का पूरा ध्यान उपभोक्ताओं को रखना चाहिए। अगर कोई कमी या दोष फिर भी हो जाता है तो तुरंत दुकानदार या जिससे भी आपने लिए उसको तुरंत क्षतिपूर्ति के लिए कहना चाहिए, वरना वो तो बाद में जब आप फोरम में जाएंगे तो वो भी यही कहेगा कि मुझे तो बताया ही नहीं गया। तो ये सब चीजें पहले ध्यान में रखनी चाहिए।
आपने वो खरीदा है, क्षतिपूर्ति के लिए कहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे सबूत जो है वो भी साथ में रखने चाहिए। और किस फोरम में शिकायत करनी है ये भी ध्यान में होना चाहिए और उचित फोरम में ही शिकायत करनी चाहिए। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। मस्ट टेक अ रिसीट और बिल फॉर द फर्स्ट, then must get complete information about the thing or service which is he going to be consumed. Then paying attention to on grading like ISO, ISI or FASSI or whatever the grading has been given to by government to the product. Asking to compensate if any kind of defect is found after being purchased, then the consumer should ask to the seller for the first and tell him or the firm about compensation. Total documents and proofs have to be held by the consumer, and complaining in proper forum is an important thing to be considered. उपभोक्ता का विवाद, ये जो विवाद हो जाते हैं, चलो ये सब करने के बाद भी अगर विवाद हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं। भारत में 24 दिसंबर 1986 को जो है सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और इसीलिए भारत में 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपकी किताब में दिया हुआ है। राजस्थान में ये जो 1986 में बनवाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया अगले ही साल यानी कि 1987 में। और उसके अनुसार दो तरह के आयोग बनाए गए हैं, पहला राज्य आयोग और दूसरा जिला फोरम बनाया गया है। राज्य आयोग नियम 7 के अनुसार बनाया गया है और जिला फोरम नियम 4 के अनुसार बनाया गया है। इन दोनों में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि राज्य का जो आयोग है उसका मुख्यालय राज्य की राजधानी में होगा और जिले का जो आयोग है उसका मुख्यालय जिले के केंद्र में होगा। ठीक है। दूसरा ये कि जो भी सरकार के कार्य दिवस होंगे या छुट्टियां होंगी वही इनके भी कार्य दिवस या छुट्टियां या फिर कार्य के समय होंगे। तीसरा ये कि इनकी अपनी जो है प्रॉपर इनके अंदर अधिकारी होंगे और उनकी अपनी करेंसी सील वगैरह होगी। और चौथा ये कि जो भी इनका अध्यक्ष होगा वो अपनी बैठकों को उचित समयों पर कंडक्ट करेगा। तो ये 4 नियम बनाए गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग भी बताए गए हैं। आप साथ में याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। Measures of consumer dispute redressal was first adopted in 1986 on 24th December 1986 as the Consumer Protection Act of India. That's why we celebrate Consumer Day in India is celebrated on 24th of December every year. And in Rajasthan, according to the 1986 Act, in Rajasthan an act was made in 1987 named Consumer Protection Act 1987. According to this act and according to the Rule 7, a state commission is held in Rajasthan and in the capital of Rajasthan. And according to the Rule 4, a district forum will be held in each and every district of Rajasthan. तो ये है वो जो उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं की गई है। उसके अलावा भी हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह से क्या लिमिटेशंस हैं उपभोक्ता की, किस तरह से फोरम में वो वाद के लिए जा सकता है। अब अगर कोई विवाद हो भी जाता है उपभोक्ता का तो वो किस फोरम में जाए या किस तरह से अपनी बात को किस फोरम में कैसे रखे, इसके लिए प्रावधान ये है कि अगर कोई भी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, 20 लाख रुपए से कम है, तो पहली शिकायत जिला फोरम में की जा सकती है। अगर वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से कम है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक की अगर वस्तु या सेवा है तो उसके लिए शिकायत राज्य आयोग में की जा सकती है। और अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई मामला है तो उसकी शिकायत राष्ट्रीय आयोग में की जानी है। तो redressal provisions, what are the redressal provisions for consumer? Less than 20 lakhs will be complained in district forum, and if 20 lakh to 1 crore will be complained in state commission, and more than 1 crore is the value, then complaint will be filed in national commission. So these are the provisions for filing complaints.
अब है अपील के क्षेत्र क्या है। अपील के क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर आपने जहां सुनवाई की है वहां आपकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई हो, या फिर आपकी सुनवाई उनकी सुनवाई से या उनके निर्णय से आप खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो क्या किया जाए। तो अगर ऐसा होता है कि जिला फोरम में 90 दिन के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय ना मिले, या आपने जिस चीज की एक्सपेक्टेशन की थी वो आपको नहीं मिला है, तो आप राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिला फोरम में 90 दिन में नहीं हो तो। अगर राज्य आयोग में कोई फैसला हुआ है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय आयोग में भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ठीक से सुनवाई नहीं हुई है, या आप जो फैसला आया उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप भारत के उच्चतम न्यायालय में शिकायत कर सकते हो। यानी किसके खिलाफ? जिला फोरम के खिलाफ राज्य आयोग में, राज्य आयोग के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ उच्चतम न्यायालय तक में शिकायत की जा सकती है। अपील एरियाज if district forum fails to give a decision in 90 days period, or you are not properly satisfied what is the thing which is predicted, consumers can appeal in state commission. And if it is same continues in state commission, then appeal in national commission against state commission, and appeal in the Supreme Court against the national commission. So these are the areas of appeal. तो इस तरह से ये तो प्रावधान है और ये उनके खिलाफ अपील किए जाने के क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं विधिक जागरूकता की। विधिक जागरूकता क्या होती है? कोई भी कानून बना है लेकिन उस कानून के बारे में अगर नागरिकों को जानकारी नहीं है तो क्या फायदा। तो ये सरकारों ने सोचा कि किस तरह से कानूनों के बारे में या जो योजनाएं सरकार बना रही है उसके बारे में लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाए। इस सारी प्रोसेस को विधिक जागरूकता या लीगल अवेयरनेस कहा जाता है। ठीक है, तो अब लीगल अवेयरनेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले 1851 में फ्रांस में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि किस तरह से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। 1944 में ये ब्रिटेन में शुरू हुआ और भारत में इसकी शुरुआत 1960 में हुई। ठीक है, अब शुरुआत हुई है, सिर्फ लोगों को बताया जाने लगा है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर कानून जो बनाया गया वो सबसे पहले 1980 में जस्टिस पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विधिक सेवा अधिनियम 1987 पास किया गया। इस अधिनियम को हालांकि पास तो 1987 में कर दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम को लागू किया गया था 5 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। इसलिए उसी दिन यानी 5 नवंबर के दिन राष्ट्रीय विधिक जागरूकता या विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है कि 5 नवंबर 1995 इस दिन सबसे पहले ये जो विधिक सेवा अधिनियम था ये लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। सो लीगल अवेयरनेस इज क्वाइट अ बिग और ह्यूज कॉन्सेप्ट, यू कैन से। First in 1851 in France it has started, and then in 1944 in UK some rules were made for labor class. Then in 1960 the concept came in India, but it was just a concept that time. In 1980, Justice P.N. Bhagwati Committee was organized, and according to the report of this committee, an act was made in 1987 named Legal Service Authorities Act 1987. But that was just an act. That time it was not proceeded. It was applied on 5th of November 1995. That's why 5th of November is always celebrated as the National Legal Service Day in India. अब इसके संस्थान कौन कौन से होते हैं या फिर किस लेवल पर लोगों को जानकारी मुहैया करवाने जाने के लिए संस्थान बनाए गए हैं? इसके संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। देखिए, जिस तरह से हम सरकारों को पढ़ते हैं उसी हिसाब से इसके संस्थानों के भी विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। फिर उसके बाद राज्य स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं और तहसील स्तर पर भी होते हैं।
अब राजस्थान में किस तरह से है, राजस्थान में इसका मुख्यालय उच्च न्यायालय भवन जयपुर में है। जयपुर में जहां उच्च न्यायालय, वैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय उसकी मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई है और उसी खंडपीठ में, उसी भवन में जो है विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस है। उसके बाद में इसके संरक्षक कौन है, इसके संरक्षक जो भी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही इसके संरक्षक भी होंगे, और इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जो भी राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होंगे वही इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे। So statutory service for legal awareness is provided on national level, then on state level, then on district level and even on tehsil level. Legal service committees are made on all these levels. Rajasthan State Legal Service Authority and the headquarter of this authority is in Rajasthan High Court Building, Jaipur. The main protector or chief protector of this authority is Honorable Chief Justice of Rajasthan. Honorable Chief Justice of Rajasthan. And executive chairperson of this is all the chief judges of that High Court of Rajasthan. अब वो योजनाएं जो इस चैप्टर में आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे। ये सभी योजनाएं जो विधिक जागरूकता के तहत आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली योजना है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। दुर्घटना मृत्यु पर मतलब अगर किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 5 लाख तक की सहायता दी जाती है। हेल्प ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड इट कैन बी ऑफ अबाउट 5 लाख। ओके। चिकित्सा अनुदान राशि, जो भी संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो भी रजिस्टर्ड या जिसको कह सकते हैं कि पंजीकृत मजदूर हैं, उन पंजीकृत मजदूरों को 1 लाख रुपए तक की चिकित्सा अनुदान राशि दी जाती है। यानी कि अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है तो वो हॉस्पिटल में जाकर और 1 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। मेडिकल ग्रांट रिलीफ फंड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फंड ऑल द रजिस्टर्ड लेबर can get this fund or till 1 lakh। फिर निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ये छात्रवृत्ति उनकी शिक्षा को पूरी करने के लिए दी जाती है और ये छात्रवृत्ति अलग अलग लेवल पर अलग अलग है। जैसे 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए अलग है, फिर 5वीं से 8वीं के लिए अलग है, 8वीं से 12वीं तक के लिए अलग है, और फिर स्नातक और उससे आगे की पढ़ाई के लिए अलग है। सो स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। उसके बाद प्रसूति सहायता योजना है, जिसमें प्रत्येक प्रसव पर, सिर्फ 2 प्रसव तक, प्रत्येक प्रसव पर 6,000 रुपए माता को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी सेहत को वापस प्राप्त करने के लिए कोई अच्छा खान पान कर सके। मैटरनिटी रिलीफ स्कीम एंड इट इज अबाउट 6,000 रुपीज फॉर 2 लेबर पेन्स। फिर है राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना। राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। ये स्कीम ऐसे मजदूरों के लिए है जो गैर संगठित क्षेत्र से है और अगर वो अपने जो कमाई होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर महीने जमा करवाते हैं प्रोविडेंट फंड में, तो उनको लास्टली जब वो रिटायर हो जाएंगे, जब वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो उनको पेंशन मिलेगी, और अगर उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को वो राशि दे दी जाती है। फिर है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके अंतर्गत प्रत्येक औरत जो कि गर्भवती है उसे अपने प्रसव से 6 हफ्ते पूर्व और 6 हफ्ते बाद तक की जो है छुट्टी दी जाती है, और वो भी पूरे वेतन के साथ, ताकि वो बच्चे को पैदा करने और उसे थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा बहुत संभालने तक ठीक हो सके, और इस दौरान उसे पूरा वेतन भी मिलता रहे। फिर है कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ये भी गैर संगठित क्षेत्र के लिए है, स्टेट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। फिर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। इसके अंतर्गत अगर किसी भी बच्चे की शादी, लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले या लड़के की शादी 21 वर्ष की उम्र से पहले की जाती है तो वो विवाह गैर कानूनी माना जाएगा, और वो बच्चे अगर चाहें तो इसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको पूरी सुरक्षा सरकार द्वारा दी जाएगी।
फिर नकल विरोधी कानून 1992 या एंटी कॉपीइंग एक्ट 1992, इसमें अगर किसी भी प्रकार का अवांछित साधन काम में लिया जाता है परीक्षा के दौरान, तो फिर राज्य सरकार द्वारा उसे उस परीक्षा से निकाल दिया जाता है और आगे कुछ परीक्षाओं या आगे की सारी परीक्षाओं के लिए उसे बैन भी किया जा सकता है। तो विधिक सहायता जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी विधिक सहायता राजस्थान राज्य में उपलब्ध करवाई जाती है। और ये चैप्टर इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जनों को ये चीजें पता नहीं होती है। तो वो जो विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, विधिक सहायता के अंतर्गत आप सबको स्टूडेंट के तौर पर भी ये सब योजनाओं के बारे में जानना चाहिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनता है। उपभोक्ता संरक्षण और विधिक जागरूकता के बाद अब बात करते हैं सूचना के अधिकार की। भारत की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उनमें सूचना के अधिकार के पास होने के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। तो सूचना का जो अधिकार है या जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक्ट पास किया गया था लोकसभा द्वारा 15 जून 2005 में और 13 अक्टूबर 2005 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये है क्या? इसका मतलब ये है कि हम जब भी चाहें प्रशासन में या राजनीति में या हमारे आसपास का जो भी सरकारी संस्थान है वहां से उससे रिलेटेड कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्राप्त करने का क्या तरीका है? इसकी फीस होती है 10 रुपए। जब कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी जो प्रार्थना पत्र लगाया जाता है सूचना प्राप्त करने के लिए, तो 10 रुपए की फीस होती है उसके साथ। अगर वो सूचना बड़े आकार में प्राप्त की जा रही है, जैसे कई बार मैप्स लिए जाते हैं, इस तरह की कोई सूचना बड़े आकार में प्राप्त की जाती है तो उसके लिए अलग से फीस है। अगर आप वो सूचना सीडी या फ्लॉपी में प्राप्त कर रहे हो तो आपको 50 रुपए देने होते हैं। एक से ज्यादा फोटोकॉपी है, जैसे अगर कोई सूचना 10 कागजों में है, 10 फोटोकॉपीज में है, तो उसको आपको 2 रुपए एक फोटोकॉपी के हिसाब से अधिक देने होंगे। अगर आप कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज ऑनलाइन देख रहे हो तो ऑनलाइन उसको 10 रुपए 1 घंटे के हिसाब से दिखाया जाता है। लेकिन अगर 1 घंटे के बाद भी वो सूचना खत्म नहीं होती है तो प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 रुपए लिए जाते हैं उससे। ठीक है, ये नियम है कि आपको वो सूचना 30 दिवस के अंदर अंदर मिल जाएगी। लेकिन यदि सूचना ऐसी है कि किसी के जीवन या स्वतंत्रता से रिलेटेड करती है, अगर उस सूचना के ना मिलने से किसी का जीवन खतरे में पड़ सकता है या किसी की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, तो आपको वो सूचना 48 घंटों के अंदर अंदर यानी 2 दिन के अंदर अंदर मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन 15 जून 2005 and it was applied in the whole country on 13th October 2005. Now, how to get information from the administration? The fee to get information is 10 rupees only, and if a large size paper is consisted in this information, extra charge will be paid. If the information is in CD or floppy, 50 rupees to be given, and for each photocopy 2 rupees extra will be given. If the record or document is online or on computer or any kind of means like that, then 10 rupees per hour will be taken, and then after an hour 50 for every extra 15 minutes 5 rupees will be the charge. Information will be given to the citizen in 30 days only, and if the information is related to anyone's life or independency or the things which are quite essential for the life of that person, then the information will be provided in 48 hours only. अब अगर सूचना ना मिले तो क्या होगा? अगर जानबूझकर देरी की गई है, अगर सूचना देने नहीं दी गई है जानबूझ के, या गलत सूचना दी गई है, ऐसी सूचना दी गई है जो आपको कंफ्यूज करे, कोई भ्रामक सूचना है, तो उस सूचना के मिलने के बाद से जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक 250 रुपए रोजाना यानी 250 रुपए रोजाना दिए जाएंगे और कुल 25,000 रुपए तक पे किए जाएंगे, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस से सही सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, देन द पेनल्टी नोटिफिकेशन विल बी गिवन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट विल बी फॉर डेलिबरेटली लेट और नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन और रॉन्ग और कंफ्यूजिव इंफॉर्मेशन. This will be 250 rupees per day
और in total it can be 25,000 for the overall। इससे फायदा ये होता है कि जो प्रशासन होता है उसमें बहुत पारदर्शिता आती है। जो ट्रांसपेरेंसी हम हमेशा से राजनीति में, प्रशासन में या सरकारी कामों में देखना चाहते हैं, वो इस अधिकार के पास होने के बाद मिल पाई है नागरिकों को। सूचना के अधिकार में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको जाननी है, वो पहली तो है कि कौन सी सूचना है जो आपको नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सूचनाएं आपको 48 घंटों में या 30 दिनों के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कुछ सूचनाएं ऐसी है जो आपको नहीं मिलेगी, जैसे सुरक्षा, विज्ञान और आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी जो बिल्कुल सीक्रेट रखी जानी है। ऐसी सारी जानकारी जो चाहे सुरक्षा से जुड़ी हो, चाहे विज्ञान से जुड़ी हो, चाहे आर्थिक मामलों से जुड़ी हो। So the informations that cannot be granted are related to security, science and economic affairs. Okay? Then विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं, कई बार एक दूसरे देशों के बीच में भी कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो अगर वो सूचना उस देश की कुछ सीक्रेट सूचना में से, इंफॉर्मेशन में से है, तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अब्रॉड कैन नेवर बी प्रोवाइडेड। फिर है शासन के अधिकार का हनन ना हो। जो शासन की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी सूचना भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। वेयर बाय द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट आर एब्रोगेटेड। फिर है गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल से संबंधित सूचनाएं, जो सिक्रेटरीट ब्यूरो और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। अब मुख्य सूचना अधिकारी कौन कौन है, कौन कौन से होते हैं, जो किस लेवल पर कौन कौन से अधिकारी होते हैं जिनसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ग्राम पंचायत में होते हैं ग्राम सेवक, पंचायत समिति में होते हैं विकास अधिकारी, जिला परिषद में होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका में होते हैं अधिशासी अधिकारी, विश्वविद्यालय किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहां के कुल सचिव, सचिवालय में वहां के प्रशासन के जो सचिव होते हैं वो, और सरकारी विभागों में वहां के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो सूचना आपको उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। सो द इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स आर इन ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक विल बी द इंफॉर्मेशन ऑफिशियल, इन पंचायत समिति डेवलपमेंट ऑफिसर, इन जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, in municipality executive officer, in university chancellor will provide you the information, and in secretariat the secretary of administration will provide the information, and in each and every government department the senior official will provide you the information you demand for। तो ये था सूचना का अधिकार। इसी के साथ ही ये अध्याय भी खत्म होता है। इकोनॉमिक्स में जो आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे 5 मार्क्स का है। बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो आपको इस चैप्टर में से पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है और इस तरह से लिख के आना है, पॉइंट टू पॉइंट ही आपको लिखना है, ताकि जब कॉपी चेक की जाए तो आपको पूरे नंबर मिल सके। 5 नंबर का ये चैप्टर है और पूरे 5 नंबर आपको लेके आने हैं। धन्यवाद।